7 दिसंबर को सीरिया में सिविल वॉर का अंत हो गया। अब उस देश पर विद्रोही गुटों का कब्जा है और 7 दिसंबर के बाद से ही किसी ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को नहीं देखा। बशर इस वक्त मॉस्को में एक सीक्रेट लोकेशन पर है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर असद सीरिया छोड़कर भागे कैसे? आज आप देखेंगे कि आखिर किस तरह रूस ने बॉडी डबल और खाली हेलीकॉप्टर्स को उड़ाकर बशर के दृश्यम प्लान को दिया अंजाम। ये रूस का वो सीक्रेट ऑपरेशन था जिसकी अमेरिका से लेकर इजराइल तक को भनक नहीं लगी। आज असद के भागने की इनसाइड स्टोरी देखेंगे कि आखिर असद ने खुद की जान बचाने के लिए किस किस को धोखा दिया, असद ने कैसे सीरिया से भागते वक्त अपने भाइयों को भी किया गुमराह। इस खास रिपोर्ट में देखिए। सीरिया में बशर अल असद का 24 साल का राज खत्म हो चुका है। तेरह साल के गृह युद्ध के बाद दमिश्क पर विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है। बशर अल असद दमिश्क छोड़कर मॉस्को भाग चुके हैं। जिस देश पर असद परिवार का पिछले 50 साल से भी ज्यादा वक्त से राज था, उस देश में पिछले कुछ दिनों के अंदर नाटकीय घटनाक्रम हुए। न बाइडेन कुछ कर सके और न ही नेतन्याहू, और न खामनेई का प्लान काम आया, और पुतिन भी चाहकर इस तख्ता पलट को रोक ना सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तेजी से विद्रोही गुटों के फोर्सेस एक के बाद एक सीरिया के शहरों पर कब्जा करती जा रही थी, इस सब के बीच राष्ट्रपति बशर अल असद आखिर दमिश्क छोड़ने में कामयाब कैसे हो गए? रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे लंबी प्लानिंग थी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति असद ने अपने करीबी दोस्तों और सलाहकारों से भी इस ऑपरेशन को गुप्त रखा था, ताकि दुश्मनों को इसकी जानकारी लीक ना हो जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉस्को भागने से पहले असद ने अपने 30 सुरक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग की। असद ने मीटिंग दमिश्क में रक्षा मंत्रालय के दफ्तर में की। असद ने कहा कि जल्द ही रूस से मिलिट्री सपोर्ट मिलने वाला है। मीटिंग में मौजूद एक कमांडर ने बताया कि असद ने जानकारी सीक्रेट रखने को कहा था। इस मीटिंग के बाद असद ने राष्ट्रपति भवन के मैनेजर को बताया कि वो अपने घर जा रहे हैं, लेकिन घर जाने के बजाय राष्ट्रपति बशर अल असद सीधे हेलीकॉप्टर से लताकिया शहर में बने रूस के हमीमी में एयरबेस पहुंचे और यहां से वो हवाई जहाज में सवार होकर मॉस्को भाग गए। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि विद्रोही गुटों को तो छोड़िए, राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों और यहां तक कि बड़े सीरियन कमांडर्स को भी इसकी कानों कान खबर नहीं लगी। दावा किया जा रहा है कि असद को सीरिया से निकालने के लिए रूस ने एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी जासूसों को इस प्लान की मंजूरी दी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि असद के भागते वक्त उनके बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान विद्रोहियों को भटकाने की कोशिश की गई। विद्रोहियों को गुमराह करने के लिए नकली कारों का इस्तेमाल किया गया। गाड़ियों में असद के जैसे दिखने वाले लोगों को रवाना किया गया।
असद के लताकिया एयरबेस जाते वक्त नकली हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। जिस वक्त असद का हेलीकॉप्टर लताकिया जा रहा था, उस वक्त कई हेलीकॉप्टर्स अलग अलग दिशाओं में उड़ाए गए। लताकिया में रूसी बेस से असद मॉस्को के लिए रवाना हुए। कोई इसे ट्रैक ना कर सके, इसलिए हवाई जहाज का ट्रांसपोंडर बंद कर दिया गया था। मॉस्को में असद की पत्नी आसमा और 3 बच्चे पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। तख्ता पलट के बाद विद्रोही गुटों ने असद के महल के वीडियो जारी किए थे। ऐसे लगता है कि असद बेहद जल्दबाजी में भागे थे, क्योंकि उनके घर में खाना वैसा का वैसा रखा हुआ था। यहां तक कि असद अपनी जरूरी चीजें और फैमिली फोटो एल्बम भी अपने साथ नहीं ले गए। यानी बशर अल असद सीरिया से बेहद नाटकीय अंदाज में भागे। असद ने भागने से पहले अपनी मीडिया एडवाइजर बुठानिया शाबान को अपने घर पर बुलाया। उन्होंने अपनी एडवाइजर को बताया कि वो विद्रोही गुटों के हमलों के बीच देश को संबोधित करना चाहते हैं। लेकिन जब उनकी मीडिया एडवाइजर बुठानिया शाबान उनके घर पहुंची तो असद घर पर नहीं थे। यानी असद ने अपनी मीडिया एडवाइजर से भी झूठ बोला। अरब रिफॉर्म इनिशिएटिव रीजनल थिंक टैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नादिम होरी के मुताबिक असद दमिश्क से बेहद चोरी छुपे भागे। उन्होंने अपनी सेना और बड़े अधिकारियों को भी इसकी जानकारी नहीं दी, बल्कि विद्रोही गुटों के हमलों के बीच उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ दिया। बशर अल असद को लेकर रॉयटर्स ने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। इसके मुताबिक भागते वक्त असद ने अपने छोटे भाई मेहर को भी कुछ नहीं बताया। मेहर सीरिया में एलीट फोर्स का कमांडर था। तख्ता पलट के बाद मेहर हेलीकॉप्टर से इराक पहुंचा। इराक से मेहर रूस के लिए रवाना हुआ। असद ने अपने चचेरे भाइयों अहब और अयाद को भी कुछ नहीं बताया। तख्ता पलट के बाद अहब और अयाद ने कार से लेबनान भागने की कोशिश की, लेकिन विद्रोही गुटों के हमले में अहब मारा गया और अयाद घायल हो गया। यानी बशर अल असद ने भागते वक्त अपने परिवार और करीबियों को भी नहीं बताया कि वो हमेशा के लिए देश छोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हें रूस से उम्मीद थी कि साल 2015 की तरह सिविल वॉर को रोकने में मदद होगी, लेकिन इस बार रूस ने भी हाथ पीछे खींच लिए। असद तख्ता पलट से कुछ दिन पहले 29 नवंबर को ही मॉस्को पहुंचे थे। उस वक्त विद्रोही गुट सीरिया के अलेप्पो शहर पर कब्जा कर चुके थे। लेकिन उस वक्त असद को बता दिया गया कि इस बार रूसी फौज सिविल वॉर को रोकने में उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। असद को मायूस होकर वापस दमिश्क लौटना पड़ा और कुछ ही दिनों में सीरिया में तख्ता पलट हो गया। अब सीरिया में शिया राज खत्म हो चुका है। सुन्नी देश में तख्ता पलट के बाद लाखों लोग सीरिया छोड़कर भागने लगे। अब अमेरिका ने पहली बार कहा है कि वो सीरिया के विद्रोही गुटों के संपर्क में है और सीरिया के लोगों की मदद करना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सीरिया को दुनिया के कई देशों ने अपना प्लेग्राउंड बना रखा था। अमेरिका, रूस, ईरान और इजराइल के अपने अपने हित थे। आज सीरिया अकेला पड़ चुका है, जिस पर विद्रोही गुटों का राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और दुनिया को उम्मीद है कि ट्रंप इजरायल और यूक्रेन युद्ध पर विराम लगाएंगे। लेकिन उम्मीदों के विपरीत दुनिया में युद्ध का एक और फ्रंट खुलने की आशंकाएं जन्म लेने लगी हैं। एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2025 में चीनी राष्ट्रपति ताइवान के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं। आखिर इस रिपोर्ट में किए गए दावे का आधार है क्या, और अगर ऐसा वाकई हुआ तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ताइवान की संप्रभुता को बचा पाएंगे? इस रिपोर्ट से समझिए।
呼叫中国仅146。साउथ चाइना सी, समंदर का ऐसा इलाका जिस पर ड्रैगन की नापाक नजर है। बीजिंग में बैठकर चीन के राष्ट्रपति यहां मौजूद देशों पर कब्जे का ख्वाब देखते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और उनके इस प्लान में टॉप पर होता है ताइवान। साल 2024 खत्म होने को है और शी जिनपिंग ने ताइवान पर कब्जे की नई रणनीति तैयार कर ली है, जिसका खुलासा हाल ही में आई एक अमेरिकी रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2025 में चीन ताइवान पर कब्जे की जंग शुरू कर सकता है। अमेरिका के लिए उसे रोक पाना बेहद मुश्किल होगा। अमेरिका की परमाणु शक्ति भी चीन को नहीं रोक पाएगी। दरअसल इस रिपोर्ट का आधार ताइवान के आसपास चीन की बढ़ती गतिविधियां और वॉशिंगटन में हुई एक स्टडी है, जिसमें ताइवान पर मंडराते चीनी संकट का जिक्र है। इस स्टडी में कहा गया है कि अगर चीन ताइवान पर कब्जे के लिए परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करता है तो अमेरिका के लिए उसे रोकना लगभग असंभव होगा। दरअसल सेंटर फॉर वॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS ने मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के साथ एक स्टडी की है। इस स्टडी का आधार लैब में हुआ टेबल टॉप अभ्यास है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका चीन के परमाणु हमलों से ताइवान की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। चीन को रोकने के लिए अमेरिका को अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करना होगा। दरअसल ताइवान में चीन की गतिविधियां बीते कुछ सालों में काफी बढ़ गई हैं। एक तरफ वो ताइवान को आंखें दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने परमाणु जखीरे को बढ़ा रहा है। दरअसल चीन समंदर, आसमान और जमीन तीनों जगहों से परमाणु हमला करने में सक्षम है। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने परमाणु वॉरहेड को बढ़ाना है। जिनपिंग के आदेश पर चीन के परमाणु साइंटिस्ट इस पर रात दिन काम कर रहे हैं। चीन बेहद तेजी से परमाणु जखीरा दोगुना करने पर काम कर रहा है। इसका खुलासा पेंटागन से आई एक रिपोर्ट से होता है। पेंटागन की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में चीन के पास 500 न्यूक्लियर वॉरहेड थे। चीन ने 2030 तक अपने वॉरहेड की संख्या 1000 तक करने का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन बेहद आसानी से इस लक्ष्य को पूरा कर लेगा। चीन जहां अपने परमाणु वॉरहेड की संख्या बढ़ा रहा है, वहीं ताइवान पर जल्द हमले की तैयारी में है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2025 में चीनी राष्ट्रपति ताइवान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। लेकिन सवाल है
कि इन कयासों की वजह क्या है। साउथ चाइना सी में चीन की वो कौन सी हरकत है जो ताइवान के लिए खतरे का संकेत दे रही है। इसकी दो बड़ी वजहें मानी जा रही हैं। नंबर 1, ताइवान के समुद्री क्षेत्र में चीन की बढ़ती घुसपैठ। नंबर 2, बिना किसी सूचना के होने वाली चीन की वॉर ड्रिल। दरअसल ताइवान के समुद्री क्षेत्र में चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। चीन हर महीने 500 से ज्यादा फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट ताइवान के जल क्षेत्र में भेज रहा है। साथ ही ताइवान के आसपास वॉर ड्रिल कर रहा है। चीन की तरफ से इसकी कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी जा रही। कयास लगाए जा रहे हैं कि ताइवान पर कब्जे के लिए चीन अपनी 2500 साल पुरानी द आर्ट ऑफ वॉर किताब की रणनीति अपना रहा है। इन कयासों की वजह चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू क़ियान का एक बयान है। दरअसल हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, सैन्य रणनीति बदलती परिस्थितियों के अनुसार ऐसे ही ढलती है जैसे बहता पानी। दावा है कि चीनी सैन्य प्रवक्ता का यह बयान चीन की किताब द आर्ट ऑफ वॉर से लिया गया है। बीजिंग के परमाणु जखीरे को बढ़ाना और ताइवान के खिलाफ उसकी आक्रामकता अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। चीन को रोकने के लिए अमेरिका ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ये 10 दिसंबर का वीडियो है। अमेरिका ने गुआम एयरबेस पर अपने अपग्रेडेड डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया था। इस वीडियो में गुआम से एक मिसाइल लॉन्च होती है जो सीधा एक बैलिस्टिक मिसाइल से जाकर टकराती है। अमेरिका ने गुआम में अपने नए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है। एंडरसन एयरबेस के पास मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया गया। बैलिस्टिक मिसाइल को गिराने के लिए RAM-161 SM-3 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एजिस गुआम सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन है। दावा है कि एजिस गुआम सिस्टम क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। अमेरिकी रिपोर्ट्स की माने तो कुछ दिनों में इस नई डिफेंस सिस्टम की फाइनल टेस्टिंग होनी है। इसके बाद इसे अमेरिकी सेना को सौंप दिया जाएगा। अमेरिका के इस परीक्षण को चीन से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल गुआम बेस के जरिए अमेरिका साउथ चाइना सी पर नजर रखता है, जहां से चीन की हर हरकत पर अमेरिका की पैनी नजर होती है, ताकि ताइवान, जापान और फिलीपींस जैसे देशों की सुरक्षा पुख्ता की जा सके। गुआम से अमेरिका का टेस्ट चीन को सीधा संदेश माना जा रहा है कि अगर उसने अमेरिका के मित्र देशों पर हमला किया तो वो न सिर्फ उनका बचाव कर सकता है बल्कि बीजिंग तक को आसानी से टहला सकता है। हालांकि 2025 में ताइवान पर मंडराते खतरे के बीच डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनौती पड़ी है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उनके सामने पहले ही यूक्रेन और इजरायल युद्ध को रोकने की चुनौती है। ऐसे में अगर जिनपिंग ताइवान पर हमले का आदेश देते हैं तो उनके लिए 3 मोर्चों को एक साथ संभालना बेहद मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात बांग्लादेश की। भारत और हिंदुओं के विरोध में बांग्लादेश हदें पार कर चुका है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले का जो दौर 4 महीने पहले शुरू हुआ था, वो कट्टरपंथियों के हावी होने की वजह से चरम पर पहुंच गया। दरअसल जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन बांग्लादेश को हिंदू मुक्त इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं और वहां की सत्ता पर हर तरह से काबिज होना चाहते हैं। अब सवाल है कि क्या बांग्लादेश का भविष्य जमात इस्लामी ही है या कट्टरपंथियों के आगे यूनुस सरकार ने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए? इस रिपोर्ट से समझिए। भारत के विरोध और हिंदुओं के खिलाफ नफरत में बांग्लादेश ने सारी हदें पार कर ली हैं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार कट्टरपंथियों की ऐसी पालनहार बन गई है कि इन कट्टरपंथी जमातों के इशारे पर ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं।
अब बांग्लादेश के कट्टरपंथी ही मुल्क का मुकद्दर बने हुए हैं, तो क्या अब जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन ही बांग्लादेश का भविष्य होंगे? क्या जमात के नेता और मौलाना ही भविष्य में बांग्लादेश का हर विधान तय करेंगे? क्या भविष्य में जमात इस्लामी के हाथ में ही बांग्लादेश की बागडोर होगी? उन्नीस सौ 1971 के एहसानों को भूलकर बांग्लादेश कट्टरपंथ की उस राह पर चल पड़ा है जिसके संचालक जमात इस्लामी जैसे संगठन है। हिंदुओं पर बढ़ते जुल्म को रोक पाने में नाकाम यूनिस सरकार से जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो सीधे पल्ला झाड़ लेती है, या फिर यूनिस सरकार अपने पापों को छुपाने के लिए भारत में शरण ले चुकी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर तरह तरह के आरोप लगाती है। अब यूनिस सरकार ने शेख हसीना पर बांग्लादेश में लोगों को गायब करने में शामिल होने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार द्वारा गठित जांच में यूनिस सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। आयोग का अनुमान है कि 3500 से अधिक लोगों को गायब कराया गया है। मोहम्मद यूनुस और भारत समर्थक शेख हसीना के बीच सियासी दुश्मनी को दुनिया जानती है। फिलहाल तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भारत में है। सवाल है कि क्या यूनुस ने शेख हसीना से सियासी बदले के लिए कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी है ताकि वो भारत के खिलाफ जहर उगल सके और बांग्लादेश में हिंदुओं पर तरह तरह के जुल्म कर सके। जब भी मोहम्मद यूनुस सरकार से उनके देश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने आरोपों को बांग्लादेश सरकार के खिलाफ साजिश बताया और हमेशा कहा कि वहां सब ठीक है। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलानाओं का एक वीडियो काफी वायरल हुआ, उसे आपको सुनवाते हैं, फिर आप खुद तय कीजिए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और वहां कट्टरपंथी जमातें हिंदुओं और इस्कॉन जैसी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संस्थाओं के खिलाफ किस तरह से जहर बो रही हैं और किस तरह जहर उगल रही हैं। बांग्लादेश के ये कट्टरपंथी वहां की कठपुतली सरकार और कानून का माखौल खुलेआम उड़ाते हैं। वो कानून से बिल्कुल नहीं डरते। आखिर उन्हें डर भी किस बात का होगा जब यूनिस सरकार को ही अल्पसंख्यकों की परवाह नहीं, तब कट्टरपंथी जमात को किस बात की परवाह होगी। तभी तो वहां के कट्टरपंथी इस्कॉन के मंदिरों को मिटाने की धमकी भी खुलेआम दे रहे हैं। बांग्लादेश की जमीन से इस्कॉन के मंदिरों का नामो निशान मिटाने की खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। एक तरफ इस तरह की जुबानी नफरत फैलाई जा रही है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं का वजूद खत्म करने के लिए जमात इस्लामी जैसे संगठनों ने पहले से ही ठेका ले रखा है और इसके लिए वो हर तरह से हिंदुओं पर जुल्म भी कर रहे हैं। बांग्लादेश जमात इस्लामी यानी BJI बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक राजनीतिक पार्टी है। जमात इस्लामी प्रतिबंध हटने के बाद तेजी से अपना विस्तार कर रही है। पाकिस्तान से बांग्लादेश के अलग होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि 1971 के नरसंहार में जमात का बड़ा हाथ था। हालांकि 1976 में जमात ने राजनीति में दोबारा प्रवेश किया, लेकिन 2008 के चुनाव में आवामी लीग की भारी जीत के बाद जमात को काफी संकट का सामना करना पड़ा। अदालतों ने 2011 और 2016 के बीच युद्ध अपराधों के लिए इसके अधिकांश बड़े नेताओं को दोषी ठहराया। आवामी लीग सरकार ने जमात को एक चरमपंथी संगठन माना है। बांग्लादेश के 53 वर्षों के इतिहास में जमात ने कभी भी कोई बड़ी चुनावी सफलता हासिल नहीं की। असल में जमात का असली मकसद सरकार में कुछ कैबिनेट पद प्राप्त करना रहा है। जमात के नेता शेख हसीना सरकार में प्रभावी पद पाना चाहते थे, लेकिन हिंदू विरोधी और भारत विरोधी चरित्र वाले जमात इस्लामी को शेख हसीना की सरकार ने उभरने नहीं दिया। हालांकि शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए जमात हमेशा अंडरग्राउंड तरीके से काम करता रहा। छात्र आंदोलनों को मुखौटा बनाकर जमात ने शेख हसीना का तख्ता पलट करवाया। अब जब जमात अपने मिशन में कामयाब हो चुका है तो उसके हिंदू विरोधी कारनामे हर दिन दुनिया के सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा को देखकर दुनिया भर में आक्रोश भी बढ़ रहा है। भारत के हिंदू संगठन लगातार सरकार से इस मामले में बड़ा एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर बांग्लादेश में लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू क्यों हैं? अब इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल कम आबादी होने की वजह से बांग्लादेश में हिंदू हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहते हैं। बांग्लादेश के राजनीतिक दल भी हमेशा वोटों के ध्रुवीकरण के लिए एक्टिव रहते हैं। शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। जमात इस्लामी जैसे संगठन हिंदुओं को सबसे ज्यादा निशाना बनाते हैं।
हिंदुओं की आबादी घटाने के लिए उनकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया जाता है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार से लेकर कट्टरपंथी जमातें सभी भारत के विरोध में हदें पार कर चुके हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेशी अवाम को वो दिन नहीं भूलने चाहिए जब पाकिस्तान ने 1947 से 1971 तक वहां के अवाम पर जुल्म ढाए थे। वो भारत ही है जिसने बांग्लादेश को पाकिस्तानी जुल्म से आजाद कराया। लेकिन आज का सच कुछ और है। कुर्सी के लिए यूनुस भारत का हर एहसान भूल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब हम आपको रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वो अपडेट देने जा रहे हैं जो युद्ध का रुख मोड़ सकता है। पुतिन के लिए जंग में उतरे किम जोंग के सैनिकों ने यूक्रेन को वो जख्म दिए हैं जिससे वो जल्द उभर नहीं पाएगा। आखिर किस तरीके से? सिर्फ 2 घंटे के अटैक में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेन के 300 सैनिकों का संहार कर दिया। किम जोंग की फौज का वो प्रहार था जिसमें ज़ेलेंस्की के सैनिकों को सरेंडर का भी मौका नहीं मिला। आखिर किस तरीके से पुतिन और किम का गठबंधन ज़ेलेंस्की के लिए नई टेंशन बन चुका है, इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन और किम जोंग की जोड़ी ज़ेलेंस्की की फौज पर बहुत भारी पड़ रही है। दो वर्ल्ड लीडर्स का यह वो डेडली कॉम्बिनेशन है जिसने व्हाइट हाउस तक को हिला दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के खिलाफ नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन। दरअसल नॉर्थ कोरिया के 10,000 से ज्यादा सैनिक और रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और वॉशिंगटन भी इस बात की पुष्टि कर चुका है। और अब नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने दिखा दिया है कि आखिर किम जोंग के मिलिट्री लीडर्स से उन्हें कितनी खतरनाक ट्रेनिंग मिली है। क्योंकि रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी फौज पर किम जोंग के सैनिकों ने ऐसा कहर ढाया है जिसका दर्द ज़ेलेंस्की की फौज को आने वाले कई दिनों तक होता रहेगा। रूसी टेलीग्राम चैनल एनके न्यूज के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की फौज के हमले में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। नॉर्थ कोरियाई सैनिकों के हमले में यूक्रेन के 300 सैनिकों की मौत हो गई। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने कुर्स्क पर हमला कर एक गांव छुड़ा लिया। 6 दिसंबर को नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने 2 घंटे तक लगातार हमले किए। दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने इतनी तेज हमला किया था कि यूक्रेनी फौज को संभलने का मौका तक नहीं मिला। यह हमला इतना सटीक और इतना भीषण था कि सिर्फ 2 घंटे में ही नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन के 300 सैनिकों को ढेर कर दिया। यहां तक कि यूक्रेनी फौज के एक भी सैनिक को सरेंडर का मौका तक नहीं मिला। नॉर्थ कोरिया के इस हमले की यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन रूस के समर्थन में आवाज उठाने वाले यूक्रेनी सांसद ओलेगा सारयोव ने कहा कि वो इस हमले की पुष्टि करते हैं, लेकिन उन्होंने ज्यादा जानकारी देने से इंकार कर दिया। आपको बता दें, इस साल जून के महीने में ही रूस और नॉर्थ कोरिया में ऐतिहासिक डिफेंस डील हुई थी। इस डील के तहत दोनों देश एक दूसरे की ऐसे वक्त में मदद करेंगे जब वो किसी तीसरे देश के साथ युद्ध में उलझे हों
और इस हफ्ते की शुरुआत में ही दोनों तरफ से दस्तावेजों की अदला बदली के बाद यह डील प्रभावी हो गई। और ठीक इसी वक्त नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने कुर्स्क में बहुत बड़ा अटैक कर बता दिया कि आखिर रूस और नॉर्थ कोरिया दोनों किस तरह एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। ये डिफेंस डील ऐसे वक्त में एक्शन मोड में आई जब कुछ दिनों पहले ही अमेरिका और साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पर आरोप लगाया था कि उसने रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए अपने 10,000 सैनिकों को भेजा है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि किम जोंग रूस की मदद कर उससे हथियारों की ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं जिससे कि वो अमेरिका और साउथ कोरिया का मुकाबला कर सकें। वहीं दूसरी तरफ रूस हर रोज नए हमलों के साथ यूक्रेन को बुरी तरह घायल कर रहा है। इन तस्वीरों में रूसी विनाश के एक एक सबूत कैद हैं। आसमान से इन घरों पर भीषण बमबारी हो रही है। यूक्रेनी सैनिक इन घरों से भागते दिखाई दे रहे हैं। रूस ने इस पूरे इलाके को धुआं-धुआं कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ये हमले कुर्स्क में किए गए हैं। इस इलाके पर यूक्रेनी फौज ने कब्जा कर लिया था। कुछ पॉइंटर्स में देखिए कि आखिर यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचा है। रूसी हमलों से थर्राया यूक्रेनी घुसपैठ वाला इलाका। 24 घंटे में 200 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत। हमले में एक यूक्रेनी टैंक, ब्रैडली व्हीकल और आर्मर्ड व्हीकल तबाह। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन, मोटार सिस्टम किया नष्ट। हमलों के बीच 3 यूक्रेनी सैनिकों ने किया सरेंडर। कुर्स्क में अब तक 40,460 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत। इसके साथ ही यूक्रेन पर विनाशकारी हमले का एक और एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। आधी से ज्यादा यूक्रेन में ये सायरन बजते हुए सुनाई दिए। दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में रूस मिसाइल्स और ड्रोन से यूक्रेन में बहुत बड़ा अटैक कर सकता है। इसके अलावा रूसी फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स के मूवमेंट का भी दावा किया गया है। यानी रूस इस जंग में धीरे धीरे यूक्रेन को घुटनों पर ला रहा है, जिसमें अब नॉर्थ कोरिया के सैनिक भी यूक्रेन पर बारूदी कहर बरपा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बात उत्तर प्रदेश के संभल में मिले प्राचीन शिव मंदिर की, जिसके ताले 46 साल बाद खोले गए। आज मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जलाभिषेक हुआ। अब प्रशासन मंदिर और कूप की कार्बन डेंटिंग कराने की तैयारी में है। वहीं इसे लेकर राजनीति भी कैसे शुरू हो गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। सभी चीजों की व्यवस्था हो गई है और बड़े प्रेम से सब लोगों ने यहाँ पे पूजा अर्चन किया है। फिर आया था मैं देखने, फिर पूजा में शामिल हो गया। मंदिर में पूजा कराई है मैंने। संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या ये आस्था नहीं थी क्या? अरे मिला कहीं खो गया था क्या? खो गया था क्या कहीं? वहाँ किसी ने पूजा को नहीं रोका, किसी ने वहाँ कोई कब्जा नहीं किया। घंटियों की आवाज, मंत्रोच्चार, हनुमान चालीसा का पाठ और राजनीति, दंगों से अलग संभल की फिलहाल यही पहचान है। संभल में 4 दशक पुराना महादेव का मंदिर खुला तो हर कोई हैरान रह गया। हैरान इसलिए क्योंकि 14 दिसंबर से पहले किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि संभल के खग्गूसराय में इस जगह कोई मंदिर मौजूद है। 14 दिसंबर को संभल के खग्गूसराय इलाके में महादेव का मंदिर मिला था, जिसके बाद प्रशासन ने इसकी साफ सफाई करवाई। अब यहां भक्तों ने पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी है। आज खुद संभल के टीएम मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे और रुद्राभिषेक किया।
दावा है कि ये मंदिर संभल में मुस्लिम बहुल इलाके में 40 वर्षों से बंद पड़ा था, लेकिन कल पुलिस प्रशासन ने मंदिर के ताले खोल दिए। ये मंदिर कैसे मिला और 46 सालों से बंद क्यों था, इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है, लेकिन उसे जानने से पहले मंदिर मिलने के बाद शुरू हुई राजनीति की एक झलक देख लीजिए। दरअसल एक तरफ जहां बीजेपी इसे एक साजिश से जोड़ रही है, वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का कहना है कि मंदिर पर किसी ने कब्जा नहीं किया था, मंदिर हमेशा से वहीं पर था। कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था, और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी क्या? उत्तर प्रदेश में मंदिर हो या कोई अन्य धार्मिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थल हो, किसी को कब्जा करके, छिपा करके और लोगों को वहां जाने से रोक करके कुछ किया है, तो उसको पता करके, ये कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन जहां भगवान है उनका भोग लगता है। जो सार्वजनिक स्थल है उसका सार्वजनिक रूप से उपयोग होता है। अब भय के बल पर, धमकी के बल पर डरा करके जो कब्जे किए गए थे या जो वहाँ से रहने वाले हिंदुओं को या अन्य धर्मावलंबियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, अब वो समय समाप्त हो गया। अरे मिला कहीं खो गया था क्या? खो गया था क्या कहीं? मंदिर जिनके यहाँ मंदिर था वो भी मौजूद हैं, उन्होंने कहा हमने ताला लगा रखा, वहाँ किसी ने पूजा को नहीं रोका, किसी ने वहाँ कोई कब्जा नहीं किया। इस वक्त की बड़ी खबर जहां राजस्थान के जयपुर से ये खबर है। जयपुर के कोचिंग सेंटर में बड़ा हादसा हुआ है। कोचिंग सेंटर में 10 छात्र बेहोश हो गए हैं। गैस लीकेज की वजह से हुए इस हादसे के बारे में और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ध्वज आर्या इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही इस बीच ये बता दें कि एसी के अंदर से गैस के रिसाव को लेकर खबर आ रही है। छात्रों को इस बीच हॉस्पिटल एडमिट कराया गया है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उस जगह की जहां गैस लीकेज की वजह से ये हादसा हुआ है। गैस रिसाव से 10 छात्रों के हॉस्पिटल में एडमिट होने को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। अचानक बेहोश हुए छात्रों की इस वक्त हालत कैसी है, कोचिंग सेंटर में आखिर हुआ क्या, और जानकारी के साथ ध्वज आर्या हमारे साथ हैं। बताएं ध्वज। देखिए सुरभि, ये 6:45 बजे की घटना है जहां जयपुर के गोपालपुरा स्थित जो उत्कर्ष कोचिंग सेंटर है वहां पर ये हादसा हुआ है। 201 नंबर क्लासरूम थी, वहां क्लास चल रही थी। अचानक से एक गैस की बदबू, यानी कि वो गैस की बदबू अभी जांच में सामने आएगी, लेकिन फिलहाल अभी जो ये प्रारंभिक जांच हुई है उसमें ये सामने आया है कि जो गैस की बदबू है वो सीवर की जो है जहरीली गैस की बदबू है क्लासरूम के अंदर तक पहुंच गई थी। और उसके बाद में जो स्टूडेंट थे, करीब 1 दर्जन के आसपास जो स्टूडेंट थे, वो वहां पर उस गैस की बदबू से बेहोश हो गए। उन्हें तत्काल ही जो है पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर उनकी हालत जो है गंभीर बनी हुई है। और उसके बाद में जयपुर ग्रेटर की जो मेयर हैं सौम्या गुर्जर, उन्होंने तुरंत ही कमेटी का गठन किया गया है और उनके तमाम जो अधिकारी हैं वो कोचिंग सेंटर पर पहुंचे हैं। कुछ खामियां वहां पर मिली हैं, जो एग्जिट जो इमरजेंसी एग्जिट है उसकी खामियां मिली हैं और फायर फाइटिंग सिस्टम की खामियां। यही मेरा अगला सवाल था, क्या इमरजेंसी एग्जिट या इसी कोचिंग सेंटर में जहां पर ये क्लास हो रही थी किसी तरीके का कोई क्रॉस वेंटिलेशन था या नहीं, और फिलहाल स्टूडेंट्स की हालत कैसी है? देखिए, स्टूडेंट की हालत में अभी जो कुछ स्टूडेंट हैं उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है, लेकिन जो क्रॉस वेंटिलेशन था वो वहाँ जो है बिल्कुल नहीं था। इसी वजह से उनकी हालत बिगड़ी और ये सबसे बड़ी खामी बताई जा रही है, क्योंकि जो कोचिंग सेंटर है उनमें एक क्लास के अंदर जो है 500-500 बच्चे बैठते हैं। ये सबसे बड़ी खामियां हैं राजस्थान के जो कोचिंग सेंटर चलते हैं इसको लेकर। तो फिलहाल अभी एक कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी की ने जो रिपोर्ट दी है उससे ये तय माना जा रहा है कि कल ये कोचिंग सेंटर जो है सीज हो सकता है। यानी कि जो तमाम जो खामियां थी वो खामियां मिली हैं। नगर निगम की टीम वहाँ पहुंची है, पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहाँ छात्र नेता जो है मौके पर पहुंचे हैं, उनकी जो है पुलिस से झड़प भी हुई है। और बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन मामले को देखते हुए जिस तरीके से टीम का गठन हुआ है और कोचिंग सेंटर के खिलाफ भी क्या एक्शन होता है इस पर नजर बनाए रखें। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए ध्वज आपका।